हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है कि डायग्नोसिस परफेक्ट कैसे बनाया जाए, तो इस सीरीज में मैं सिर्फ डायग्नोसिस पर ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो भी मेरे व्यूअर्स है तो उनकी जो डायग्नोसिस है वो परफेक्ट हो जाए। तो डायग्नोसिस अगर आपकी परफेक्ट होती है तो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आसान है। सबसे कठिन काम है डायग्नोसिस। अगर आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट है तो आपका कोई भी फील्ड में हाथ नहीं पकड़ सकता। तो इसी हिसाब से मैं डायग्नोसिस के लिए जितने वीडियो बना सकता हूँ तो हर एक अलग अलग रीजन पर मैं, जैसे कि बॉडी रीजन पर, रेस्पायरेशन पर अलग, पल्स पर अलग, तो यूरिन के एग्जामिनेशन, फिकल एग्जामिनेशन, बॉडी पोस्चर के ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हेड एंड नेक रीजन जो होता है तो इसका हमें एग्जामिनेशन किस तरह से करना है। तो हेड एंड नेक में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि हॉर्न आता है, आईज आती है, माउथ आता है, उसके बाद ईयर्स आते हैं, उसके बाद लिम्फ नोड्स आते हैं। तो इतना एक वीडियो में या एक पार्ट में बताना तो मुश्किल है। तो आज हम जितना हो सकता है तो हेड एंड नेक के जो जनरल पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और उस पर ही आज हम डायग्नोसिस के लिए हमें वो किस तरह से उसका यूज़ होता है इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे जनरल एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हेड एंड नेक जो पार्ट होता है तो उसका जनरल एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है और कौन से एबनॉर्मेलिटी हमें देखनी होती है और उस एबनॉर्मेलिटी के बेसिस पर हमें किस तरह से डायग्नोसिस करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई न्यूबॉर्न काफ है और उसमें डोमिंग ऑफ फोरहेड है, मतलब कि उसका जो फोरहेड होता है उसके ऊपर डोम शेप कुछ बना हुआ है, यानी कि फुटबॉल जैसा कुछ ऊपर रखा हुआ है ऐसा। तो ऐसा अगर हमें दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो होता है कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। अगर स्वेलिंग है फेशियल बोन्स में, खास करके पर्टिकुलरली हॉर्स के केसेस में, तो अगर हॉर्स के केसेस में फेशियल जो बोन्स होते हैं उस पर अगर स्वेलिंग है तो उसका मतलब ये होता है कि उस केस में, उस हॉर्स में फ्रंटल साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, मतलब कि जो फ्रंटल साइनसिस होते हैं वहाँ पर उसको इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है। अगर किसी पशु में हार्ड और इमूवेबल, मतलब कि जो स्वेलिंग हार्ड है और जो जगह से हिलती नहीं है, इमूवेबल है, फिक्स है, तो ऐसी स्वेलिंग या तो मैंडिबल या मैक्सिले जो होता है, यानी कि ऊपर का जबड़ा या नीचे के जबड़े पे कहीं पर भी ऐसी हार्ड और इमूवेबल स्वेलिंग होती है तो उसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा अगर हमें हॉर्स के केसेस में देखने को मिलता है तो वो होता है ऑस्टियोडिस्ट्रोफिया फाइब्रोसा, और अगर वही कैटल के केसेस में हमें देखने को मिलता है तो वो होता है एक्टिनोमाइकोसिस, या फिर जिसे हम लंपी जॉ कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर सब मैंडिबुलर रीजन में स्वेलिंग है, सब मैंडिबुलर रीजन की स्वेलिंग सबको पता होती है, तो सब मैंडिबुलर स्वेलिंग अगर है तो वो क्या क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या कंडीशंस हो सकती है, कौन से डिसीज कंडीशंस हो सकती है, या फिर किसी डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, या फिर किसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से हो सकता है। तो अगर किसी एनिमल में, किसी पशु में सब मैंडिबुलर रीजन में स्वेलिंग है और वो स्वेलिंग सॉफ्ट है, डफी है और पेनलेस है,
तो वो नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। पशु को उस पर छूने पर ज़रा भी दर्द नहीं होता है, वो स्वेलिंग पेनलेस है और सॉफ्ट है। तो वो कौन सी कंडीशन में हो सकता है? तो जैसे कि एनीमिया है, यानी कि पशु में खून की कमी है, तो उस कंडीशन में भी सब मैंडिबुलर रीजन में वैसी स्वेलिंग आती है। इसके अलावा पैरासिटिज्म, मतलब कि जो पशु है उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स है, क्रॉनिक पैरासिटिज्म है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर सब मैंडिबुलर स्वेलिंग होती है। इसके अलावा जो फैसियोलॉसिस होता है, तो फैसियोलॉसिस के केस में भी सब मैंडिबुलर स्वेलिंग होती है, जिसे हम बॉटल जॉ कंडीशन कहते हैं। इसके अलावा जॉन्स डिसीज है या फिर स्ट्रोंगालोसिस है और माल न्यूट्रिशन है। तो इन कंडीशन में भी जो स्वेलिंग होती है सब मैंडिबुलर रीजन में, तो वो पेनलेस होती है, डफी होती है और नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। तो ऐसी स्वेलिंग जो होती है वो क्रॉनिक होती है, वो बहुत सारे दिनों से थोड़ी थोड़ी वहाँ पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी केसेस में मानो कि एक्यूट स्वेलिंग आ गई है, एक्यूट सब मैंडिबुलर रीजन में स्वेलिंग आ गई है, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो ऐसा होता है एचएस के केस में, जिसे कि हम हिमोरेजिक सिप्टिसेमिया कहते हैं या फिर पास्चुरेलोसिस कहते हैं, शिपिंग फीवर कहते हैं। तो ये तो हो गए सब मैंडिबुलर रीजन की स्वेलिंग की बात। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरमैंडिबुलर स्पेस में अगर स्वेलिंग आ जाए तो मतलब कि जो मैंडिबल होता है, यानी कि नीचे का जबड़ा होता है, उसके जो दो बोन्स होते हैं और उसके बीच में जो गैप होता है, तो उसे इंटरमैंडिबुलर स्पेस कहते हैं। तो उस इंटरमैंडिबुलर स्पेस में अगर स्वेलिंग आ जाए तो कौन सी कंडीशन हो सकती है या कौन सा डिसीज हो सकता है? तो ऐसा सिर्फ दो ही कंडीशन में होता है, एक तो ग्लोसाइटिस में या फिर एक्टिनोबैसिलोसिस में। तो ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, यानी कि टंग पर अगर स्वेलिंग आ जाए, वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। अगर कोई एडल्ट पशु है या ओल्ड पशु है और उसके जो चिक्स होते हैं, तो खास करके उस चिक्स पे अगर स्वेलिंग आ जाए और वो स्वेलिंग यूनिलैटरल है, मतलब कि सिर्फ एक साइड के चिक्स पे स्वेलिंग है, तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है? जैसे कि अगर टूथ में कोई एबनॉर्मेलिटी है, एज की वजह से उसके दांत में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कड़ होता है तो वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है चिक्स में, तो उसकी वजह से वहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ से स्वेलिंग दिखती है। या फिर कोई फॉरेन बॉडी दांतों के और चिक्स के बीच में फंस गई हो, अटक गई हो, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। और इसके अलावा खास करके जो फेशियल पैरालिसिस होता है, तो उसमें भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई बात कि किसी एडल्ट कैटल में, यानी कि किसी बूढ़े पशु में उसके गाल पे, उसके चिक्स पे यूनिलैटरल स्वेलिंग है, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अगर कोई छोटा बछड़ा है और उसके दोनों साइड के गाल पर, यानी कि बायलैटरल, अभी यूनिलैटरल नहीं बायलैटरल स्वेलिंग है, तो ऐसा कौन से कंडीशन में हो सकता है, और वो भी काफ में? तो वो हो सकता है नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस के केस में। अगर किसी पशु के जो फेस होता है, वो फेस पर, हेड पर स्वेलिंग है जो एक्सटेंड हो रही है मसल या मफल की तरफ से, तो ऐसा कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? तो वो हो सकता है स्नेक बाइट के केस में, या फिर कोई जो जहरीले इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनकी बाइट में भी ऐसा होता है। अगर किसी पशु के हेड पर या फेस पर सर्कमस्क्राइब स्वेलिंग है, या तो वो फर्म भी हो सकती है या फिर सॉफ्ट भी हो सकती है। तो दोनों केसेस में वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है एब्सेस। अगर
सॉफ्ट है स्वेलिंग तो वो एब्सेस मैच्योर हो चुका है, और अगर स्वेलिंग फर्म है तो वो उसका मतलब है कि एब्सेस जो है वो इमेच्योर है। अगर किसी पशु में जो ईयर का बेस होता है, कान जहाँ से शुरू होता है, तो उसे हम ईयर बेस कहते हैं। तो उस ईयर बेस पे अगर फर्म स्वेलिंग है, तो खास करके ये कंडीशन हमें गोट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और कैटल में भी देखने को मिलती है, लेकिन गोट से कम मात्रा में ये हमें कैटल में देखने को मिलती है। तो वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है पैरोटाइटिस। और पैरोटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अगर फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग हमें लैटरल साइड पर मिलती है फेस के, ऐसा लग रहा है कि जिसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है? तो ऐसा होता है साइलोलिथ में या फिर सलाइवरी म्यूकोसिल में। अगर किसी पशु में लोकल या फिर जनरल इनलार्जमेंट हो गया इसोफेगस का, यानी कि लोकली या फिर जनरली जो इसोफेगस है वो एनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है, और साथ में पशु में डिस्फेजिया भी है और वोमिटिंग भी है, मतलब कि पशु को निगलने में भी परेशानी हो रही है और वोमिटिंग भी कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या डायग्नोसिस करना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो सकता है? तो ऐसा जो होता है तो वो वहाँ पर 3 कंडीशंस हो सकती है। एक तो ये कंप्लीट इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसके अलावा इसोफेगस का स्टिनोसिस हो सकता है, मतलब कि इसोफेगस की जो ल्यूमेन होती है वो कम हो जाए, यानी कि इसोफेगस सिकुड़ जाए, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर वैसा होता है। या फिर इसोफेजियल पैरालिसिस, यानी कि इसोफेगस का पैरालिसिस हो जाए इसोफेगस को, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब अगर हमें किसी पशु में बायलैटरल एंगॉर्जमेंट ऑफ जुगुलार वेन दिखाई देता है, यानी कि दोनों साइड्स की जो जुगुलार वेन है वो एंगॉर्ज हो गई है, बड़ी बड़ी हो गई है, हमें आसानी से वो दिखाई दे रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या लगता है कि ये पेरिकार्डाइटिस का केस है। लेकिन वो पेरिकार्डाइटिस में नहीं होता है, वो होता है राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड की। तो जो प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड होती है, तो प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड में अगर स्वेलिंग आ जाए, मतलब कि वो लिम्फ नोड बड़ी हो जाए, तो ऐसा हमें कौन से डिसीज में देखने को मिलता है? तो जैसे कि प्रोटोजोअल डिसीजेस जो होते हैं, जैसे कि थाइलेरिया, और इसके अलावा तो बाकी प्रोटोजोअल डिसीजेस में भी होता है, लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पर चांसेस होते हैं वो होते हैं न्यूओप्लाज्म के, यानी कि वो कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो अगर प्रीस्कैपुलर लिम्फ नोड बड़ी हो गई है, तो हम ज़्यादातर मान कर चलते हैं कि ये किसी ना किसी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन ये एक पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है कि वहाँ पर न्यूओप्लाज्म भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं ब्रिस्केट रीजन के स्वेलिंग की। तो अगर सॉफ्ट स्वेलिंग है ब्रिस्केट रीजन में और वो पेनलेस है, तो ऐसा हमें कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है? जैसे कि पेरिकार्डाइटिस के केस में। वही अगर ब्रिस्केट रीजन में फर्म है या फिर डफी है, स्वेलिंग है, और वहाँ पर स्लाइटली पेन हो रहा है, तो जैसे कि पहले पेरिकार्डाइटिस के केस में मैंने बताया कि वो पेनलेस स्वेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर अगर स्लाइटली पशु को पेन हो रहा है और हो सकता है वहाँ पर इचिंग भी है, तो इचिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में जैसे कि इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट या फिर प्लांट स्टिंग भी हो सकता है। अगर सर्कमस्क्राइब फर्म स्वेलिंग है, तो वो कौन से कंडीशन में हो सकती है? जैसे कि ट्यूमर है, हिमेटोमा है, या फिर इमैच्योर अब्सेस है, और वहीं पर अगर फर्म की जगह फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग है और सॉफ्ट है,
तो उसका मतलब है कि वो मैच्योर एब्सेस है। अब हम बात करते हैं ओपिस्थोटोनस के बारे में। तो ओपिस्थोटोनस का मतलब ये होता है कि गर्दन जो है वो एकदम पीछे की तरफ ले जाता है, उसकी स्पाइन की तरफ ले जाता है। तो ऐसा कहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि सीवियर टिटेनस का केस हो, या फिर लीड पॉइजनिंग हो, स्ट्रेचिनिन पॉइजनिंग है। इसके अलावा हाइपोमैग्नीसीमिया, जिसे हम हाइपोमैग्नीसीमिक टिटेनी कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि इंसेफेलाइटिस, और इसके अलावा और भी एक कंडीशन है पोलियो इंसेफेलोमलेशिया, जिसे हम थायमिन डिफिशियंसी कहते हैं। तो इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। तो ये जो टर्म्स होते हैं, तो कुछ जो व्यूअर्स होंगे हमारे तो उनके समझ में नहीं आते होंगे, इसलिए मैं टर्म्स का जो मीनिंग होता है वो बता रहा हूँ। तो जैसे कि इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। तो अगर किसी पशु में लैटरल डेविएशन ऑफ नेक हमें मिलता है तो वो होता है लिस्टेरियोसिस के केस में। अगर किसी पशु में डेविएशन ऑफ हॉर्न है, मतलब कि हॉर्न जो है वो जो पहले पोजीशन में था तो उसके अलावा वो किसी और डायरेक्शन में झुक गया है, या फिर उसका जो डायमीटर होता है वो बढ़ गया है, ऐसा अगर किसी केस में हमें देखने को मिलता है तो वो होता है 100% हॉर्न कैंसर के केसेस में। तो ये हुआ हमारा जनरल हेड एंड नेक का एग्जामिनेशन, किस तरह से करना है और कौन सी कंडीशन में क्या हो सकता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है। तो इन पॉइंट पर आज हमने चर्चा की है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये फील्ड प्रैक्टिशनर जो है तो उनके बहुत काम आएगा। इसके अलावा जो पशुपालक भी है तो उनको भी समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है, जल्दी से उनका ध्यान इन बातों पर जा सकता है और वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से इससे सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो उनको भी इससे फ़ायदा ही होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।